गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यूनिट ले रहे हैं, जिसमें फोर्थ यूनिट है और उसका एक पार्ट है हमारे पास कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ हमारे पास जो जीवन में जो एलिमेंट्स हैं वो एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कुछ आवश्यक तत्व होते हैं और कुछ आवश्यक इतने नहीं होते, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी शरीर में ज़रूरत पड़ती रहती है। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनकी अगर कमी हो जाए तो शरीर में बहुत सी बीमारियों से हमें जूझना पड़ता है, या जिनकी अधिकता भी हो जाए तो भी शरीर में अनचाही बीमारियां हमारे उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी संबंध में हम आज कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, यानी उनके बगैर शरीर काम नहीं कर सकता। तो बायोलॉजिकल जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कई बार ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, या हम कहते हैं हार्ट अटैक आता है, तो ये ऐसी बीमारियां जो आ रही हैं ये किस कारण से आ रही हैं। तो इसमें इन एलिमेंट्स का भी बहुत योगदान होता है कि उनकी अधिकता हो रही है या उनकी कमी हो रही है, या जनरली कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इट मीन्स ऐसा क्या कारण होता है कि हमारे शरीर की गतिविधियाँ सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं, और इसी के ऊपर आज हम बताना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनकी क्रियाविधि को, उपापचय क्रियाओं को किस प्रकार से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो उस पर आज हम ले रहे हैं। देखिए, पहला हमारे पास है हीमोग्लोबिन के अंतर्गत जो हम ले रहे हैं, ये हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है कि ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच स्टडी डिफरेंट एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो विभिन्न इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करें, कंपाउंड्स, डिफरेंट बायो फंक्शनल्स, विभिन्न जैविक क्रियाओं के, अर्थात उनका अध्ययन को हम क्या कर रहे हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि लिविंग बॉडीज हैव ए अबाउट 40 एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड देयर रोल इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी करीब 40 एलिमेंट्स जो हम ले रहे हैं जिनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और उनका बायोलॉजिकल जैविक कार्य क्या है, प्रोसेस क्या है। दे आर क्लासिफाइड, इनको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, और जिसमें पहला हमारे पास है एसेंशियल एलिमेंट और दूसरा है नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैज ए स्पेसिफिक रोल फॉर मेंटली नॉर्मल लिविंग स्टेट ऑफ टिश्यू और बॉडी, यानी स्पेशली रोल है इनके अंदर मेंटेनिंग, जो हमारे निर्माण के अंदर सहायक हैं, किसके लिए, लिविंग स्टेट और टिश्यूज के लिए। एब्सेंस और डेफिशिएंसी, यानी इनकी कमी हो जाए या इनकी हम कहें कि अनुपस्थिति हो, तो ऑफ सच एलिमेंट्स, इस प्रकार के एलिमेंट्स विल लीड टू सीरियस डैमेज टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग सिस्टम। तो जो एक सामान्य प्रक्रिया, जो क्रियाकलाप हमारे शरीर में होना चाहिए, उनको डैमेज कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी, और ये निर्भर करता है कि बॉडी के अंदर उनकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा उनकी कितनी है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला हमारे पास था मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है कि मैक्रो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट मोर देन 1 मिलीग्राम, जो 1 मिलीग्राम से ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी उनकी मात्रा थोड़ी सी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इन बॉडी डाइट में। एंड दे कंस्टिट्यूट 16 to 80% ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक minerals in the body. For example, carbon, nitrogen, oxygen, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड एटसेट्रा एलिमेंट्स जो है ये क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे हमारे पास आते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स में क्या होता है, देखिए कि माइक्रो एलिमेंट्स आर मेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, कहा था बहुत ही कम मात्रा में, जिसकी वेरी स्मॉल अमाउंट्स, बहुत ही कम मात्रा में हमें आवश्यकता इसके अंदर है। तो इनको क्या करेंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट, इसी प्रकार से मैग्नीज, आयरन, या ये हम कहें कि फ्लोराइड, आयोडीन, है ना, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनकी मात्रा की हमें बहुत कम शरीर में आवश्यकता होती है। दूसरे थे हमारे पास नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, वो तो हमने कहा आवश्यक तत्व कौन कौन से। अब दूसरे आते हैं नॉन एसेंशियल, यानी दे एलिमेंट्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन एसेंशियल, जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं उनके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, उनकी हम बात करें तो वो कंसिडर है जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, सच एज ब्रोमीन, बोरोन, सिलिकन, आर्गन, निकल, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, टाइटेनियम, वेनेडियम एटसेट्रा। इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब आता है कि अल्प मात्रा में कुछ ये होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं एक नंबर का कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स।
तो कॉमन एलिमेंट्स में जो कि सामान्य एलिमेंट्स है सच एज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो 96% ऑफ द लिविंग मैटर, यानी जो जीवित प्राणी है उनके अंदर 96% तक की मात्रा जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की होती है, और इनको कहते हैं कॉमन, जो एक सामान्य एलिमेंट्स है। दूसरा होता है ट्रेस एलिमेंट्स। इन बायोलॉजिकल ए डायरेक्टरी एलिमेंट नीडेड, यानी हमारी जो डाइट में जो हमारे काम लेते हैं, डाइटरी एलिमेंट्स नीड ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिनकी बहुत ही कम मात्रा हमारी डाइट में हो लेकिन आवश्यक है, तो वो क्या होते हैं, जैसे आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक। इन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आर एलिमेंट्स फाउंड इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन इन द सैंपल, यानी बहुत ही कम मात्रा इनकी उपस्थित होती है लेकिन आवश्यक है शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हमारे पास आता है मेटेलोपोरफायरिन्स, यानी धात्विक पोरफायरिन्स से आप क्या समझते हैं। जैसे हमने देखा पेड़ पौधों के अंदर आपने देखा है कि ग्रीन है, तो हम ग्रीन का क्या है, प्रकाश संश्लेषण हम कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट है जो क्या है, और इसी प्रकार से जैसे ब्लड सेल्स में एक एलिमेंट है जो हमारे ब्लड्स को रेड बनाए रखता है, या हम कहें कि जिसके कारण उसका लाल कलर है, तो ये हम क्या कहें, जैसे क्लोरोफिल का एग्जांपल हम लें तो उसमें मैग्नीशियम के साथ होता है पोरफायरिन्स रिंग्स जुड़ी होती हैं, और इनका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं धात्विक पोरफाइन, यानी जिसमें धातु है और पोरफाइन रिंग, पायरोल की रिंग जो होते हैं इनके साथ अटैच होती हैं, और इसकी हीमोग्लोबिन की जैसे हम बात करते हैं, ये क्या होता है, सभी उच्च जाति के समस्त जंतुओं में पाए जाने वाले रक्त में क्या लाल रक्त कणिकाओं के लिए रेड RBC, रेड ब्लड सेल्स के लिए उत्तरदायी होते हैं, कॉर्पल्स के लिए, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और जिसमें धातु जो होता है वो आयरन पोरफायरिन। इसी प्रकार से क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी है, उसके अंदर धात्विक पोरफायरिन के रूप में क्या होता है, मैग्नीशियम पोरफायरिन उपस्थित होता है। यहाँ एक स्ट्रक्चर अब आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। देखिए ये धातु हमारे पास मैग्नीशियम का है, और चारों तरफ इसके पास आप देखेंगे क्या है, नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजन लगे हुए हैं चारों तरफ। ये किसकी रिंग के हैं नाइट्रोजन, ये हमारे पास है पायरोल रिंग के। तो 4 पायरोल वलय इसके साथ अटैच रहती हैं, और प्रत्येक पायरोल वलय के बीच के अंदर 2 नंबर कार्बन से हम कह सकते हैं CH ग्रुप के द्वारा दोनों रिंग जुड़ी हुई होती हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसका, क्योंकि अभी ये बोर्ड अपने पास है नहीं उपलब्ध, फिर भी आप देख सकते हैं इसकी मैग्नीशियम को हमने बनाया धातु में, और 4 बॉन्ड हमने जो 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, 2 मैंने डॉटेड लाइन से बना रखे हैं देखिए, और चारों नाइट्रोजन किसके हैं, ये हैं पायरोल रिंग के, चारों नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं। और इनके मध्य के अंदर क्या है, ये देखिए CH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास, ये CH ग्रुप लगा हुआ है, ये CH ग्रुप लगा हुआ है, ये CH ग्रुप लगा हुआ। तो ये क्या बता रहे हैं हमें इस प्रकार से कि 4 CH ग्रुप की रिंग की सहायता से और मैग्नीशियम जो मिल करके ये इस प्रकार से एक धातु पोरफायरिन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये 4 पोरफायरिन यानी पायरोल की रिंग है, ये NH जो है ये यहाँ पे अटैच है, देखिए ये पास में लिखा हुआ, तो इसमें ये नहीं है कि रिंग अलग है, यहाँ पे ही अटैच है, इसके अंदर है ये आप देख पाएंगे कि ये अंदर है, यानी NH क्या है, ये इसके अंदर उपस्थित है। तो यहाँ पे ये देखिए ये NH, यानी ये रिंग कैसे बनी हमारे पास, NH इस रूप में है, और यहाँ पे ये रिंग लगी, इसका मतलब इस कार्बन की जगह नाइट्रोजन है न कि अलग। तो यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, 4 पोरफायरिन रिंग बने हुए हैं हमारे पास, और ये क्या बता रही हैं आपको कि पोरफायरिन संरचना, और मध्य में क्या होगा इसके अंदर, एक मेटल जिसको हम कहते हैं धात्विक पोरफायरिन। तो अकेली पोरफायरिन की जब हम बात कर रहे हैं तो 4 पायरोल रिंग जो है अटैच विद किससे, CH ग्रुप की सहायता से अटैच होते हैं, और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इसके अंदर चलता रहे। तो बनाने के लिए एक सबसे आसान तरीका इसको बोलते हैं पोरफिन संरचना, और पोरफिन संरचना पॉलीपोरफिन संरचना में आ जाएगी। इसकी और भी संरचनाएं जो अटैच हो जाती हैं मेटल के साथ। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास आते हैं, कई बार अलग अलग पूछ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमोग्लोबिन इज ए हेट्रोटेट्रामेरिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल। क्या होता है हमारा हेट्रोटेट्रामेरिक पोजीशन, जिस प्रकार से पायरोल की 4 रिंग बनी हुई थी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। Whereas myoglobin is a monomeric protein found mainly in a muscles tissue। ध्यान रखना आपको, ये क्या था, हेट्रोटेट्रामेरिक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या, मोनोमेरिक प्रोटीन फाउंड इन मेनली इन मसल्स टिश्यू के साथ, वेयर इट सर्व हैज ए इंट्रासेलुलर स्टोरेज साइट फॉर ऑक्सीजन। तो मायोग्लोबिन क्या काम आती है, जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उस ऑक्सीजन को स्टोरेज के रूप में काम में लेते हैं। और स्टोरेज कब काम में आता है, जब हम
किसी कार्य को करने के बाद थक जाते हैं या कोई अन्य कोई ऐसा वर्किंग कार्य हम कर रहे हैं तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस समय मायोग्लोबिन से हम ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। तो ये मायोग्लोबिन क्या है? स्टोरेज ऑफ द ऑक्सीजन। देखिए मायोग्लोबिन को MB के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। इज ए आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द स्केलेटल मसल्स टिश्यू ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर किसमें? स्केलेटल टिश्यूज में किस प्रकार से आयरन और ऑक्सीजन का अटैचमेंट है। इन जनरल एंड ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स मायोग्लोबिन इज डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। बस हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही है। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल के अंदर बंधी हुई रहती है। हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामेरिक कंपाउंड ऑफ टू ईच ऑफ द टू टाइप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सब यूनिट्स। तो इसमें जो यूनिट्स जो होती हैं सब यूनिट्स वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं CH बंध के द्वारा, जिसमें यहाँ पे हम दिखाया कि अल्फा एंड बीटा। मायोग्लोबिन इज ए मोनोमेरिक, तो यहाँ पे क्या है? सो इट इज डज नॉट हैव ए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, बट क्या है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन मोर टाइटली देन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन का अटैचमेंट है वो टाइटली होता है, यानी ये कह सकते हैं मायोग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन MB प्लस O2 इजकल टू MbO2। इट मीन्स ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है देन हीमोग्लोबिन HB प्लस O2 के कंपेयर में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये HB, ये हीमोग्लोबिन था हमारे पास, प्लस O2, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है HbO2 की, ये बॉन्ड जो होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आगे रिएक्शन भी आएंगे, ऑक्सीजन इतना अगर मजबूत नहीं है तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, ऑक्सीजन का टूटना ये आसानी से हो सकता है। लेकिन मायोग्लोबिन में क्या होगा, यहाँ पे O2 के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी MbO2 की, वो क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगा, देन हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड जो है वो टाइटली होता है। ये बताया हीमोग्लोबिन हीम पिगमेंट के लिए प्रोटीन है ये, इसके साथ ग्लोबिन क्या प्रोटीन जुड़ी होती है। हीम में कैसे आयरन को हमने लिया, ये फेरस Fe2 आयंस में फेरस के रूप में, यहाँ पे पायरीन टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखा ऊपर, वो इसमें अटैच रहता है पोरफायरिन के रूप में। ये ग्लोबिन प्रोटीन है, अल्फा चेन और बीटा चेन दो आपको बताई थी। अल्फा चेन के अंदर आप देखेंगे पेयर के रूप में होता है 141 इजकल टू 2, तो कितनी होगी 282। इसी प्रकार से बीटा की अगर हम बात करें तो ये होंगी 146 इंटू 2 292, यानी टोटल जो है एमिनो एसिड जो है 574। इतनी संख्या में हमारे पास इसके अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जो हीम के साथ अटैच होता है वो ग्लोबिन है प्रोटीन। अब आता है इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में हीम, इसको अमेरिकन में HEME के रूप में भी कहते हैं और वैसे HAEM भी बोल देते हैं ब्रिटिश के अंदर। तो ये अलग अलग इसकी स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रक्चर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपको ये 4 पॉइंट अगर आपके ध्यान में तो आप स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। और एग्जाम में स्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण पूछा ही जाता है कि इसके स्ट्रक्चर कैसे शो करोगे। क्या करेंगे, 4 पायरिडीन रिंग जो हमने पायरिडीन की रिंग बनाई है। दूसरा 1358 यूनिट के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप को अटैच रखेंगे आप। तीसरा 2-4 पोजीशन के ऊपर क्या है, विनाइल ग्रुप CH+CH2 और 6-7 पोजीशन के ऊपर प्रोपियोनिक एसिड। अब आप इसके स्ट्रक्चर को आप एक पॉइंट शिफ्ट देख सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा था 4 पायरोल रिंग, ये पायरोल रिंग बन गई 1 2 3 और 4 बनी हुई हमारे पास। उसके बाद क्या कहा हमने 1358, तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये क्या होगा 5 6 7 8। इट मीन्स जो अंदर रिंग के साथ अटैच बॉन्ड है वो नहीं काउंट करनी है हमें, इसके बाहर की साइड की देखनी है। यहाँ से हमने शुरू किया 1 नंबर 2 नंबर कार्बन, फिर 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ हमने लिया 5 6 7 और 8। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1358 के ऊपर क्या है CH3 ग्रुप लगा हुआ है। 1 के ऊपर CH3 ग्रुप, इधर क्या लगा 3 के ऊपर CH3 ग्रुप, फिर 5 के ऊपर और फिर 8 के ऊपर। तीसरा पॉइंट था हमारे पास 2-4 पोजीशन के ऊपर एक विनाइल ग्रुप CH+CH2 विनाइल ग्रुप अटैच है। ये देखिए 2 नंबर के ऊपर CH+CH2, उसके बाद क्या था हमारे पास 4 नंबर के ऊपर CH+CH2 और लास्ट में हमारे पास क्या था 6-7 पोजीशन के ऊपर प्रोपियोनिक एसिड लगा हुआ। प्रोपियोनिक एसिड का आप देखते हैं 6 के ऊपर CH2 COH और ये CH2 ये 6 और 7 के ऊपर क्या है प्रोपियोनिक एसिड। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। चारों पॉइंट अगर आपके ध्यान में तो आसानी से बन जाएगा। आयरन कैन भी 6 बॉन्ड है अटैच, 4 तो है पोरफायरिन्स के द्वारा जुड़े होते हैं, 2 एडिशनल बॉन्ड्स होते हैं जो हमने बताया। देखिए एक आप ये देख सकते हैं 4 तो ये जुड़ गए लेकिन 2 बॉन्ड्स और होते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड्स हैं, इसको शो कर रखा है।
तो यहाँ पे देखिए आप पोरफायरिन रिंग्स का बताएं, हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन विच कंटेनिंग हीम। और ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, फॉर्म कोलोइड इन वाटर एंड हैज ए टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफोबिक एमिन्स एसिड इन इंटीरियर एंड हाइड्रोफिलिक एमिन्स एक्ट हैज ए बॉन्ड ऑनवर्ड। सो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कैन अकर, यानी बाहर की ओर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हैं, तो इंटीरियर में उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोफिलिक। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था बनी रहती है। तो आगे फिर देखते हैं, द सेल ऑफ द आउट बॉडी यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी मोलिक्यूल वाया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम एटीपी मोलिक्यूल, और द ऑक्सीजन इज बाउंड टू द सेल टू प्रोटीन्स, कौन से, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन्स। बोथ ऑफ दीज प्रोटीन्स हैव द एबिलिटी टू बाइंडिंग ऑक्सीजन, दोनों की एबिलिटी क्या हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ बंद कैसे बनाते हैं। मोलिक्यूल भी यूजिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉल्ड ए हीम ग्रुप। देखिए यहाँ पे मेटेलोमॉर्फिन्स, ये हमारे पास मेटेलोप्रोपोर्फिन्स के स्ट्रक्चर के रूप में आता है, या इसको हमने बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मुख्य पार्ट है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों अटैच हैं। तो मेटेलोपोरफायरिन्स बायोकेमिस्ट्री आर कंपाउंड सच एज हीम formed a combination of porphyrin ring and metal, often iron, copper, silver, zinc or magnesium. So the iron group is myoglobin has an oxidation state of +2 ferrous के रूप में, when the oxygen bind to the iron and it does oxide to an oxidation state +3, यानी ये कहाँ बता रहे हैं आप कि Fe+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में, यानी फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दिस अलाउ टू द ऑक्सीजन दैट इज बाइंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज विच स्टेबलाइज इट। मायोग्लोबिन्स इफेक्ट फॉर द ऑक्सीजन इज हायर देन हीमोग्लोबिन्स। देखिए यहाँ पे इसको स्वरूप में भी मैंने दिखाया है, बेसिस ऑफ द कंपेरिजन किया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन को HB से दिखा सकते हैं, मायोग्लोबिन को MB से। रोल क्या है, हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद ब्लड टू वॉल बॉडी और कैरी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रही है और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कर रही है। मायोग्लोबिन क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल्स ओनली, कब, विच हेल्पफुल एट द स्टेरिंग टाइम ऑफ द ऑक्सीजन, जब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है या जब हम किसी कार्य को करके आ रहे हैं, तब हमारे पास थकावट हो रही है, उस समय ये कार्य करता है। दूसरा है कंसंट्रेशन इन ब्लड्स के अंदर क्या कंसंट्रेशन होती है, तो ये HB जो है हाई इन RBC, और ये मायोग्लोबिन क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे अब देखिए आप इसको बताया है कि फंक्शंस के रूप में भी, मायोग्लोबिन फैसिलिटेबल ऑक्सीजन डिफ्यूजन, मायोग्लोबिन डिस्ट्रिक्ट एट द ऑनसेट ऑफ मसल्स एक्टिविटी विच इंक्रीज ऑक्सीजन डिफरेंस के रूप में क्या है, गार्डियन फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार से बताइए हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा बॉन्डेड बन रहती है ऑक्सीजन के साथ, और हीमोग्लोबिन में कम बनता है बॉन्डेड, यानी कमज़ोर बॉन्ड बनता है, और मायोग्लोबिन के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। मायोग्लोबिन ए प्रोटीन फाउंड इन द मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स, इट फंक्शन हैज ए ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट है एंड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स। मैंने कहा जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं उस समय हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो मायोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को वहाँ पे प्रोवाइड करती है। मेमल्स सच एज सीड्स एंड वेल एज द एबल टू रिमेन सबमर्ज फॉर द प्रिसाइड बिकॉज दे हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन देयर मसल्स अदर एनिमल्स। तो इस प्रकार से इसकी ज़्यादा आवश्यकता कब पड़ती है हमें, जब ऑक्सीजन की शरीर में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फिर मायोग्लोबिन इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द स्केलेटन फॉर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से बाइंडिंग फॉर्म में प्रोटीन एंड स्केलेटन मसल्स में टिश्यू, वर्टिब्रेट्स इन जनरल एंड द ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। मायोग्लोबिन इज distinctly related to hemoglobin. Oxygen binding protein in red blood cells in humans. Myoglobin is only found in the bloodstream, often muscles इंजरीज के टाइम, जिस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ब्लड ज़्यादा हमारे शरीर से निकल जाए, उस समय ये मायोग्लोबिन जो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको फिर देख सकते हैं आगे हम कि हीमोग्लोबिन की प्रत्येक इकाई और मायोग्लोबिन की ग्लोबिन इकाइयाँ इस प्रकार से कुंडलित होती हैं कि उनकी पार्श्व श्रृंखला का हिस्टोडिन हीम के आयरन परमाणु के साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेता है। आयरन की 6 उप सहसंयोजक संख्याएं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन 6 में से 5 तो संतुष्ट हो जाती हैं, और छठी जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होने के लिए रिक्त रहती है, वेकेंट रहती है, और जल अणु के साथ दुर्बल बंध द्वारा बंधी रहती है। अर्थात
ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीम का आयरन परमाणु के तल के एक और हिस्टिडीन और तल के दूसरी ओर क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक ऑक्टाहाइड्रल उपसहसुनिक बंध की संरचना बना करके संतुष्ट रहता है। देखिए आप यहाँ पे ये हीम वाला पोर्शन हमने लिया है, आयरन, ये पायरोल की रिंग लगी हुई है, CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कहा एक और हिस्टिडीन लगा हुआ है, एक और क्या है ऑक्सीजन परमाणु। तो इन दोनों के साथ अटैच होकर के ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं, या ये कहें कि उपसहसुनिक संख्याओं को ये संतुष्ट कर लेती हैं। मैंने कहा ना 6 उपसहसुनिक संख्याएं, तो यहाँ आप देखते हैं 6 उपसहसुनिक संख्याएं संतुष्ट हो जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन फंक्शंस के रूप में ऑक्सीजन का एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, या हम कहें, और मायोग्लोबिन क्या है, एक भंडार का कार्य। तो दोनों का कार्य क्या होगा, एक ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रही है, एक उसको स्टोरेज का कार्य करती है। फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या, क्रियाविधि, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस लेने के साथ फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में पाए जाने हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। उसके बाद रक्त परिसंचरण के साथ ऑक्सीजन अन्य पार्ट में जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न सेल्स में पहुंचती है और कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन जो है वो मायोग्लोबिन को देती है। वहाँ पे मायोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन क्या होता है, एक सुरक्षित भंडार के रूप में रहती है। सेल्स की विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाओं, उपापचय क्रियाओं के दौरान जैसे जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट हमें होती है, वो हम मायोग्लोबिन से उसे उपलब्ध करा देते हैं। तो हीमोग्लोबिन किसी अन्य एमिनो एसिड के साथ कोशिकाओं में उपापचय प्रक्रियाओं से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को संयुक्त कर उसे क्या करती है, रक्त परिसरण के साथ फेफड़ों में पहुंचाती है। दो कार्य हो गए, वहाँ पे ऑक्सीजन को हम जैसे फेफड़ों में आई, उसके साथ क्रिया की, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, वो कोशिका में पहुंच गई। वहाँ से कुछ ऑक्सीजन जो है वो मायोग्लोबिन को भी दे देती है, जो स्टोरेज के रूप में काम में आ रही है। इधर फेफड़ों से जो CO2 हमारे पास आ रही है, उस CO2 क्या रक्त परिसंचरण के द्वारा फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध को तोड़ देती है और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का बंध बन करके फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध बना लेते हैं। फेफड़ों में गैसों के इस प्रकार से जो आंशिक दाब में अंतर के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन से CO2 मुक्त हो जाती है और उस स्थान पर ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है, तो जिसे हम पुनः HbO2 बन जाता है। और यही चक्कर हमारे शरीर में चलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और शॉर्ट करने के लिए बताया आपको। देखिए, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, क्या बनाया, फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ने क्रिया करी, क्या बनाया, ये हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में ये बन रहा है। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ HbO2 शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचता है। ये कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ पे फिर ब्रेक होती है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन जो फ्री हो गई, ये मायोग्लोबिन के साथ क्रिया करके बना देती है मायोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन बन गई, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच करके, और ये सुरक्षित भंडार के रूप में हमारे पास काम में आती है। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के समय ये काम में लेते हैं। यहाँ से फिर आप देखिए, ये हीमोग्लोबिन जो है वो एमिनो एसिड मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके साथ क्रिया करती है, क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फेफड़ों में आंशिक दाब के अंतर के कारण HbCO2 जो वापस किस में टूट जाती है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस प्रकार से यहाँ पे फिर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। तो एक ये चक्कर चल रहा है, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का है किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैचमेंट चलता रहता है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ उच्च दाब पर संयुक्त हो जाती हैं। उपापचयी क्रियाओं के दौरान ऊतकों के तंत्र में CO2 उत्पन्न होती है, तो तंत्र की pH क्या होता है, कम होती है। तो इसको pH के साथ ही मैंने बताया। यहाँ पे देखिए, ये आपको ये सीरा तंत्र है, ये धमनी तंत्र है। यहाँ पे देखिए, हीमोग्लोबिन की pH 7.4, यहाँ पे क्या बताया 7.2, और यहाँ पे क्या है, संतृप्त परसेंटेज क्या इसकी चल रही है, ऑक्सीजन का आंशिक दान, यानी शिराओं का जब रक्त है pH 7.4 में, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम करते समय यानी आराम करते समय काफ़ी भिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन एक जैसा नहीं होता है। तो ये क्या है कि कई बार आराम कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ होती है, जब कार्य कर रहे हैं तो अलग स्थिति होती है, तो वहाँ पे pH में परिवर्तन हो जाता है। जबकि धमनियों में क्या होता है, रक्त का pH जो 7.4 है में इनमें अधिक अंतर नहीं आता, तो इसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन शिराओं के अंदर pH जो है वो 7.2 है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, काम करते समय या आराम करते समय जो परिवर्तित होता रहता है, ये चीज़ में बताई गई दोनों में। इसके बाद है
फेफड़ों में श्वसन के साथ आई हुई ताज़ा हवा में ऑक्सीजन का दाब उच्च होता है, अतः HbCO2 से तुरंत CO2 मुक्त हो जाती है और ऑक्सीजन संयुक्त होकर क्या बना लेती है, HbO2 बना लेती है। अर्थात परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन करने से क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन तथा CO2 के साथ तुरंत बन भी जाता है और टूट भी जाता है। मैंने कहा ना, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वीक होती है, तो बन भी जाता है, टूट भी जाता है। हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ FeO2 तथा FeCO2 बनाने से प्रबल प्रवृत्ति होती है, लेकिन बंद क्या होता है, दुर्बल होता है। इसी कारण हमारा श्वसन तंत्र जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, PF3 जैसी विषैली गैसें होती हैं, ये गैसें श्वास के साथ हमारे फेफड़ों में चली जाती हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त हो जाती हैं। इनका बंद किसका, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना प्रबल होता है कि ये बंद टूटता नहीं है। और नहीं टूटने से ऐसी स्थिति में क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या है, Hb+CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंद बन गए, ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ऑक्सीजन के साथ नया बंद नहीं बनेगा। तो HbCO की सांद्रता जितनी अधिक होती जाएगी, HbO2 को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, उतनी घटती जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और उपापचय क्रियाएं मंद पड़ने लग जाएंगी और शरीर जो है वो मृत की तरफ बढ़ने लग जाएगा, यानी मौत भी हो सकती है। तो कुछ भारी तत्व भी ऐसे हैं धातु जिनमें यौगिक के शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं, जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड, बेरियम कार्बोनेट, लेड, मरकरी, कैडमियम आदि का भी रोल क्या है, वो ये कि ये भी क्या करते हैं, विषैली की तरह क्रिया कर लेती हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हीम के साथ जो इनका बनने पर इतना मजबूत बन जाता है कि वो बॉन्ड टूटता नहीं है, नहीं टूटेगा तब तक ऑक्सीजन क्रिया नहीं करेगी। तो यहाँ पे प्रोटीन, एमिनो एसिड, एंजाइम आदि के साथ संयोग करके इन क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। तो ये थैंक यू।